आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल से और हमारे तालिब इल्म बैठे हुए हैं आज क्लास ज्वाइन करने के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज 2-3 तालिब इल्म हमारे मज़ीद बढ़ गए हैं, इजाफ़ा हो गया है। हम सबसे पहले आपका तारुफ़ कराए देते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है। तो आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कामिल अली है। मैं संभल से आया हूँ और मेरे साथ मेरे भाई भी आए हैं क्लास के लिए स्पेशली। सलमान अली है। मैं आपका चैनल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखता हूँ अच्छा अच्छा। और मैं लाइक भी करता हूँ, आपका जी। सब्सक्राइब भी कर रखा है, नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आपका देखता हूँ और उससे लाइक भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। मुझे उससे ज़्यादा नॉलेज मिली और मैं उससे पढ़ना चाहता था अच्छा। और इसलिए आपके पास आया। हाँ, तो अपनी तैयारी करने के लिए, इम्तहान की तैयारी करने के जी लिए जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खुशी की बात है। और आप भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, हमारी क्लास को देख रहे हैं। अगर आप भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि सर आप अपना नंबर बता दीजिए। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में और अपना नंबर बताता हूँ, मोबाइल नंबर। और अगर आपको एक वीडियो में नहीं मिलता तो दूसरी वीडियो देखिए, उससे मिल जाएगा। दूसरी में नहीं मिलता तो तीसरी देखिए, मिल ज़रूर जाएगा आपको। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आखिर में नंबर बताएंगे, आखिर तक आप जुड़े रहिएगा। आइए सबसे पहले अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का मौजू क्या है पढ़ाएंगे। तो आज का जो मौजू है वो अफसाने पर ही है। और अफसाना जो है वो सादत हसन मंटो का लिखा हुआ है नया कानून। नया कानून के बारे में पढ़ेंगे, नया कानून को बारे में आपको समझाएंगे और उसके जो किरदार हैं वो भी आपको बताएंगे। और सादत हसन मंटो ने जो ख़ास अफसाने लिखे हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारी जो लास्ट क्लास थी जिसमें हमने आपको 2 सवाल दिए थे कि इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमारे जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम आपका नाम लेना चाहते हैं रजत राय साहब ने। ये हमारी वीडियो को पाबंदी के साथ सुनते हैं, देखते हैं, रजत राय साहब। और दूसरे कमेंट आया था सही, उसमें है माइंड का मंत्र मेडिटेशन। आप अपना नाम भी लिखिएगा जनाब अली, आपका नाम क्या है। तो इस सिलसिले में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी जवाब मुझे मिले हैं, आपने जवाब दिए हैं, किसी ने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है। आप शहर का नाम भी लिखिएगा ताकि हम आपके शहर का नाम भी बोलें। और तीसरा जो जवाब मिला है वो ज़ारा खान का मिला है। आप भी अपने शहर का नाम लिखिएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। और इसी तरीके से दिलचस्पी के साथ हमारी क्लास को देखते रहें और पढ़ते रहें। इंशाल्लाह आपके इम्तहान की तैयारी अच्छी तरह हो जाएगी। चौथा जवाब जो मिला है हमें शेख परवेज़ साहब का मिला है। और पाँचवा है सैयद सलमान अली ख़ान का। और आपने भी शहर का नाम नहीं लिखा है। इसी तरीके से हम आज फिर आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं नया कानून सादत हसन मंटो का, तो उसमें भी हम आपको 2 सवाल देंगे। उसके भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देने। आइए हम शुरू करते हैं अब सादत हसन मंटो का नया कानून। मंटो का पूरा नाम है सादत हसन मंटो। 11 मई 1912 को समराला और ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। और इंतकाल हुआ था इनका 18 जनवरी 1959 को, सिर्फ 42 साल की उम्र। बहुत कम उम्र लेकर आए सादत हसन मंटो। और जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 2 बार ये पागल खाने में भी दाखिल हुए थे पाकिस्तान में। और उनको ये लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने इनकी जो दोस्त थी मशहूर अफसाना निगार इस्मत चुगताई, उनको एक ख़त भी लिखा था कि मेरा पाकिस्तान में दिल नहीं लगता है और मुझे हिंदुस्तान बुला लो। तो ये बहुत वैसी बात लिखी थी उन्होंने कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनका दिल बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आबो हवा एक ऐसी है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो उनकी किस्मत में नहीं था और उनका इंतकाल हो गया। इस तरीके के सवालात आते हैं। और इनके वालिद ने 2 शादियां करी थी। सरदार बेगम जो दूसरी बीवी थी इनके वालिद की, उनसे ये पैदा हुए थे सादत हसन मंटो। और सादत हसन मंटो ने शादी करी थी 26 अप्रैल 1939 में। और उनकी बेगम का नाम था सफ़िया।
یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. اور پاکستان ہجرت کر گئے تھے جب ہندوستان پاکستان 1947 میں بنا تھا، اسی وقت یہ یہاں سے ہجرت کر گئے تھے پاکستان. اور 18 جنوری 1955 کو ان کا انتقال ہوا اور میاں صاحب قبرستان لاہور میں آپ مدفون ہوئے. بہت سارے افسانوی مجموعے لکھے، ڈراموں کے مجموعے لکھے. تو آتش پارے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں کہ 8 افسانے شامل ہیں، اور یہ 1935 میں منظر عام پر آیا. اسی طرح تماشا ان کا سب سے پہلا افسانہ ہے، اور یہ افسانہ جو چھپا تھا 1934 میں تماشا. اور بہت سارے افسانے لکھے ہیں، گبو ہے، ہتک ہے، یہ افسانے انہی کے لکھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر فحاشی کے الزامات لگے، مقدمے بھی چلے. 292 کے تحت پاکستان میں ہی مقدمے چلے تھے. یہ تو ان کا ایک تعارف ہو گیا مختصر سا، اور آپ اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے. بہت طویل کلاس ہو جائے گی. تو اب آگے ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، جو ان کا لکھا ہوا بہت مشہور افسانہ ہے نیا قانون. اور یہ بھی ہندوستان پاکستان کے بٹوارے سے متعلق ہے، آزادی سے متعلق ہے. اور کس طریقے سے منگو کوچوان کہتے ہیں تانگا چلانے والے کو. تو منگو کوچوان خود کیا نام ہے، اس کا مرکزی کردار ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، جو ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے وقت جتنے پاگل پاکستان میں رہ جاتے تھے اور جتنے ہندوستان میں رہ جاتے تھے، آزاد ہوا تھا تو پاکستان میں جو رہ گیا تھا اس کا ایک کردار ہے، بہت مشہور ہے ٹوبا ٹیک سنگھ. منٹو کا ایک بہت مشہور افسانہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ. اس کا مرکزی کردار کون سا ہے؟ بشن سنگھ. ہاں، بشن سنگھ بیدی جو ہے وہ ان کا مشہور کردار ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا. اور منٹو نے بہت سارے افسانے لکھے، اس میں سے اگر 2-3 افسانے آپ کو یاد ہوں تو بتائیے. اس میں کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت. ہاں، یہ دونوں مشہور افسانے ہیں، کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت. آئیے نیا قانون کی طرف چلتے ہیں. نیا قانون کا خلاصہ، اس کی تشریح اور اس پہ سوالات بھی کچھ کریں گے. تو آپ بتائیے کہ نیا قانون کے بارے میں کچھ پڑھ کر بتائیے. نیا قانون کا جو خلاصہ ہے. نیا قانون، یہ افسانہ منگو کوچوان نام کے تانگے چلانے والے کی کہانی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے مگر دوسرے تانگا چلانے والوں کے مقابلے میں ذہین اور اپنے تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی باتیں سن کر انہیں یاد کر لیتا ہے، اور اڈے پر پہنچ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو سناتا ہے. اور اس کی سیاسی باتیں سن کر اس کے ساتھی اسے استاد منگو کہتے ہیں. منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی. اس کا کہنا تھا کہ انگریز ہندوستان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنا سکہ چلاتے ہیں. نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستاتے تھے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے. ایک روز تانگے میں کچہری سے 2 سواریاں بیٹھیں. وہ آپس میں کچھ ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے. یہ سن کر منگو کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. شام کو وہ اڈے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا. وہ آج بہت بے چین تھا کہ جلد سے جلد یہ خبر اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے. جب اڈے پر اس کے ساتھی اکٹھے ہو گئے تو اس نے 1 اپریل سے نئے قانون کے لاگو ہونے کی بات سنائی. جب کسی نے نئے قانون کے بارے میں سوال کیا تو استاد منگو نے پہلے سے سوچی ہوئی بات بتا دی کہ ہر چیز بدل جائے گی. ہر چیز نہیں بدلی تو بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی. استاد منگو اب 1 اپریل کا منتظر تھا. اس دوران تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی باتیں سنتا، خاص طور پر وہ باتیں جو نیا قانون یا جدید آئین سے متعلق ہوتیں. جب 1 اپریل آئی تو وہ صبح بہت خوش تھا. اس نے اپنے تانگے کو سجایا. نئے قانون کی خوشی میں اس نے 31 تاریخ کو ہی گھوڑے کے سر پر سجانے کے لیے نئی کلغی خریدی تھی. آج استاد منگو کے حوصلے بہت بلند تھے. کچھ سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد وہ سڑک پر جا رہا تھا اور اسے ایک گورا نظر آیا. یہ وہی گورا تھا جس سے سال بھر پہلے منگو کا جھگڑا ہو چکا تھا اور تب گورے نے اسے برا بھلا کہا تھا. آج 1 اپریل کی پہلی تاریخ تھی. استاد منگو کے مطابق نیا قانون لاگو ہو گیا تھا. چنانچہ اس نے ہیرا منڈی جانے کے لیے 5 روپے کرائے کے مانگے. 5 روپے سن کر گورے کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی
उसने अपनी बेर की पॉलिश की हुई पतली छड़ी 2-3 मरतबा उस्ताद मंगू की मोटी रान से छुआई। मंगू ने खड़े खड़े पस्ता कदर गोरे को देखा और गोरे को धक्का देकर गिरा दिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गोरे को पीटते हुए मंगू ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, अब हमारा राज है बच्चा। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को छुड़ाया। पुलिस वाले उसे पकड़ कर थाने ले गए। मंगू रास्ते भर नया कानून कहता रहा। पुलिस वालों ने उससे कहा कानून वही है पुराना और उसको हवालात में बंद कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्या खुलासा है, बहुत अच्छा और बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुनाया है। और मैं समझ रहा हूँ आप सबकी समझ में भी आ गया होगा कि मंगू कोचवान का खुलासा कैसा है और मंगू कोचवान क्या था। अभी जो मंगू कोचवान का खुलासा आपने सुना है और ये आपको कैसा लगा, और आप लोग भी बैठे हुए हैं, आपको ये कैसा लगा, ये तो आप ज़रा सा बताइए कि अच्छा लगा या दिलचस्प था। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा आनी है जी, बहुत हाँ, अच्छा रहा। और उससे एक सीख मिलती है, ठीक है नहीं, है। कि वतन के लिए कितनी मोहब्बत रखता है वो। तो अब आप बताइए कि मंगू कोचवान कौन था। मंगू कोचवान एक अनपढ़ हाँ कोचवान था जो तांगा चलाता था। हाँ, नया कानून की खबर से मंगू कोचवान सबसे ज़्यादा क्यों खुश था। एक दिन मंगू ने कचेरी से 2 मारवाड़ी सवारियाँ बिठाई थी जो आपस में बात कर रही थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया कानून लागू हो जाएगा। हाँ, बहुत खुश था। बहुत खुश था। हाँ, क्योंकि वो जो वहाँ पर लोग जो थे उसको इंतज़ार करते थे कि अड्डे पर मंगू कोचवान आएगा और हमें आज़ादी की खुशखबरी सुनाएगा, ठीक। क्योंकि जुल्म ख़त्म करते थे अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी, वो सिपाही जो थे तो उसको बहुत मारा पीटा करते थे। अब वो उससे आज़ाद हो जाएगा, ये बता बिल्कुल सही। मंगू कोचवान अनपढ़ होने के बावजूद उसको दुनिया भर की बातों का क्यों इल्म था। मंगू कोचवान अनपढ़ था लेकिन उसको दुनिया भर की चीज़ों का इल्म इसलिए था क्योंकि उसके तांगे में जो भी सवारियां बैठती थीं उनकी बातों को बहुत गौर से सुनता था। हाँ। और वो सुनने के बाद अपने अड्डे पर जाके और दूसरे कोचवानों को जाके बताता था, तो उसे इसलिए दुनिया भर का इल्म बहुत था। यानी आज़ादी की खुशी उसके अंदर भरी हुई थी, यानी कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हिंदुस्तान पूरा आज़ाद हो जाएगा और इनसे छुटकारा मिल जाएगा गोरों से, ठीक है। एक आखिरी सवाल और आपसे करते हैं कि मंगू कोचवान सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से क्यों नफरत करता था। मंगू कोचवान अंग्रेज़ों से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहता था। उसके उस पर जुल्म होते थे, जब भी कोई भी वो सवारी लेकर जाता था अंग्रेज़ उसको मतलब इसी बात पे जितनी वो मोहब्बत करता था इस बात पे उसको मारते थे। हाँ, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को मालूम था कि इसको ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन नहीं था बल्कि वो तो आज़ाद कराना चाह रहा था हिंदुस्तान को, कि आज़ादी की जो खबर है हम सुन लें और हम आज़ाद हो जाएं और इनसे हमें निजात मिल जाए, इन लोगों से। और वो पीटता था, मारता था, जब भी अड्डे पे पहुंचता था तो उसके साथ ये जुल्म करते थे। उसी के साथ ही नहीं बल्कि उसके जितने भी कोचवान थे उन सबके साथ वो जुल्म सितम करते थे। छावनी के जो अंग्रेज तो थे जब वो उसने आज़ादी की ये खबर सुनी कि आज हम आज़ाद हो जाएंगे तो उसको एकदम दिल बाग हो गया उसका कि अब हम आज़ाद हो गए। तो उसने फिर ये खबर सुनने के बाद में उस अंग्रेज़ गोरे सिपाही को बहुत मारा था, उसको गिरा गिरा के मारा था उसको कि अब हम आज़ाद हो गए। ये था इस नया कानून का खुलासा। वो देश से बहुत प्यार करता था। नाज़रीन, अब हम आपको 2 सवाल देते हैं आज मंटो पर और नया कानून पर। तो इसमें 2 सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। जिनके सही जवाब होंगे उनके नाम हम अगली वीडियो में नशर करेंगे, अगली क्लास में शामिल करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप अपने नाम के आगे अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से हैं, तो हम आपका नाम के साथ जगह का नाम भी बोलेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल है मंटो का जो नया कानून है उसके बारे में कि मंटो का पहला अफसाना कौन सा है। एक बार सवाल फिर सुन लीजिए कि मंटो का पहला अफसाना कौन सा है। दूसरा सवाल ये है कि मंटो के 2 मशहूर अफसानों के नाम बताइए। बहुत आसान सवाल है और आसान जवाब हैं इनके, और अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल सही जवाब देंगे। अब इसके साथ ही हमें अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बड़ों की इज़्ज़त कीजिएगा, वालिदैन की इज़्ज़त कीजिएगा
اور اپنے امتحان کی خوب تیاری کیجیے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوں اور ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے گا. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک چیپٹر کی ہم PDF آپ کو بنا کر دے دیں گے. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 8477965321. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.